अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 30 मिनट में मैं वैद्युत विभव तथा धारिता के सब कुछ बता दूंगा तो तुमको थोड़ा सा शक होगा मेरे पे, बट अगर तुम इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो लगभग सच में सारी चीजें बताने वाला हूं। क्या परिभाषा, क्या डेरिवेशन, क्या फॉर्मूलाज, क्या ग्राफ, ये सब कुछ बिल्कुल लिखा हुआ कंटेंट के माध्यम से तुमको देखने को मिलेगा। सो बस अपने पैर एक जगह जमा ले भाई और 30 मिनट तक मेरे साथ ठहर जा, देख ले। ये पूरी की पूरी चीजें नहीं समझा दिया तो फिर मेरा नाम भी रोशन सर नहीं। बहुत दमदार शुरुआत थी ना, जरूरी थी, क्योंकि ऐसे तुम भाग जाते यार। पढ़ना एक ऐसी चीज है ना जिसमें दिलचस्पी एकदम से नहीं डेवलप होती, ठीक है, लेकिन जैसे ही डेवलप हो जाती है कमाल कर जाती है। सो विद्युत विभव तथा धारिता का आज गन शॉट होने वाला है। गन शॉट मतलब फटाक से, जैसे बंदूक से गोली फटाक से निकलती है ना, वैसे ही हम जो है वो गन शॉट करेंगे। वन शॉट कई बार कर लिया है, अब गन शॉट। भैया सबसे पहले टॉपिक आता है विद्युत विभव क्या है। बड़ा आसानी से समझ लेना भाई, किसी परीक्षण आवेश को अगर अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाओगे ना, तो जो किया गया कार्य है वो और परीक्षण आवेश इन दोनों का जो अनुपात होगा वो इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। इसका फॉर्मूला ये होता है, एक अदिश राशि होती है, मतलब दिशा की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ परिमाण से काम चल जाएगा और परिमाण इससे निकल जाएगा। मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। वीमा इसका mL2 T⁻³ A⁻1 हो जाएगा अगर आप इससे निकालोगे तो। दूसरा टॉपिक जो है उसको हम कहते हैं विभवांतर। नाम से ये स्पष्ट है बचवा, विभव प्लस अंतर विभवांतर, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों का जो अंतर होता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब देख लो भाई ध्यान से, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। अब इन दोनों पॉइंट पर किसी आवेश को, मान लो परीक्षण आवेश को Q0 को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है, तो जो किया गया कार्य होगा वो और इस परीक्षण आवेश का अनुपात, इन दोनों का अनुपात इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव कहलाएगा। इसको आप VA माइनस VB भी लिख सकते हैं, बराबर W/Q। मात्रक अदिश राशि, जो इसका राशि है ये एक अदिश राशि है, मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, और वीमा सेम विभव की वीमा के बराबर। विभव और विभवांतर में बस अंतर यही होता है कि विभव किसी एक बिंदु का होता है और विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एक प्रकार की गतिज ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार की ऐसी गतिज ऊर्जा होती है जिस गतिज ऊर्जा से कोई इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर अगर हम देना तो वो उतने वोल्टेज देने पर जो गतिज ऊर्जा अर्जित करता है उसी ऊर्जा को हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो 1 वोल्ट से के विभवांतर से अगर त्वरित करें तो जितनी ऊर्जा वो उत्पन्न करता है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसकी वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
एक डेरिवेशन कर लेते हैं भाई झट से, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर विद्युत विभव का सूत्र। भैया ये एक बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। विभव की गणना करने के लिए आवेश को अनंत से भैया यहां तक लाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पर यहाँ पे अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात इस P पॉइंट पर विभव कहलाता है, समीकरण नंबर 1। अब माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है और ये Q से x दूरी पर है। तो ऐसी स्थिति में Q और Q0 के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो कूलाम बल से निकाल लेंगे आराम से यहां तक। अब इस दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन इस आवेश को अगर इस बल के विरोध में इधर थोड़ा सा खिसकाना हो dx तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो Q0 आवेश को dx खिसकाने में किया गया कार्य dw बराबर -f इंटू dx, f की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे इंटू dx। ये हो गया किया गया छोटा सा कार्य। छोटा सा कार्य मतलब इस आवेश को हल्का सा खिसकाने में किया गया छोटा सा कार्य है। तो अब इसी आवेश को हम अगर अनंत से यहां तक लेके आए तो किया गया कार्य कितना होगा? तो यही छोटा सा जो कार्य आया है उसी कार्य को समाकलित कर दीजिए। और समाकलन कैसे करेंगे? अनंत से लेके r तक, क्योंकि इस आवेश के कारण इतने दूरी पर चाहिए और ये आवेश से इतनी के बीच की दूरी r है। तो इंटीग्रेशन करेंगे अनंत से r तक dw का और आराम से ये अचर वाला पद 1/4 पाई एप्सिलॉन जो q1 q2 बाहर निकल जाएगा और 1/x² का लिमिट अनंत से r तक
समाकलन कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में। जैसे ही समाकलन करेंगे आपको पता है 1/x² का समाकलन -1/x होता है, और अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे भैया, तो यहाँ पे पहले आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे ही पुट करोगे ये वैल्यू आ जाएगी किया गया कुल कार्य की। अब इसी कुल कार्य को समीकरण नंबर 1 में जो v बराबर W/Q था, उसी में ये W का मनवा जैसे ही रखोगे वैल्यू आ जाएगा। तो बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र कितना आया, Vp बराबर 1/4πε0 Q/R। इसको आप या करके शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो भाई कि Vp बराबर KQ/R। इनके बीच ग्राफ कैसा बनता है, तो आपको पता है कि V R के व्युत्क्रमानुपाती है, तो V और R के बीच ग्राफ आपका अति परवलयाकार बनेगा। तो लगभग सारी चीजें मैंने बता दी भैया, डेरिवेशन करा दिया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले भाई। स्क्रीनशॉट लेना है भाई, ले ले। अगला, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो विभव भी होता है। तो अक्षीय स्थिति में विभव निकालेंगे तो एकदम चित्र ऐसे ही बनाएंगे। एक द्विध्रुव है, -q + q आवेश है, बीच की दूरी 2l है, मध्य बिंदु की वजह से ये दूरी l, ये दूरी l, मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जहां पर विभव निकालनी है। -q आवेश के कारण बिंदु P पर निकालेंगे तो V1 बराबर 1/4πε0 -q/r + l, और +q के कारण निकालेंगे तो r - l। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लिया। चूंकि विभव एक अदिश राशि है, दिशा नहीं होती, तो जिसकी दिशा नहीं होती अगर परिणामी निकालना है तो उसको सिंपली जोड़ देते हैं। तो v बराबर V1 + V2 कर देंगे परिणामी निकालने के लिए। दोनों वैल्यूआ को रखेंगे, जैसे ही रखेंगे बेसिक जो है वो चीज कॉमन ले लेंगे और बाकी चीजों का मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीधे सीधे कर देंगे। यहाँ पे q × 2l की जगह पे p लिख देंगे और कहेंगे कि भैया ये l का मनवा ना r की तुलना में काफी छोटा है, तो इस l को छोड़ दो, तो l को यहाँ पे छोड़ देंगे तो r² बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। इसके लिए भी ग्राफ जो है वो अति परवलयाकार भी बनेगा v और r के बीच में, ठीक है, v और r² के बीच में आराम से ऐसे ही बनेगा। इसके अलावा इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो 2kp और बटे में r², 2kp या kp बटा r², 2 नहीं होगा, kp/r², kp/r²। और निरक्षीय स्थिति का देखोगे भैया p/r² है ना, तो k 1/4πε0 की जगह पे k लिख दिया। निरक्षीय स्थिति के लिए डायग्राम ऐसा ही बनेगा कि द्विध्रुव के अक्ष से लंबवत जो रेखा जाती है, यानी ये रेखा, इसको निरक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे कोई पॉइंट P है निरक्षीय रेखा पर, तो वहां पे द्विध्रुव पर परिणामी विद्युत विभव कितना होगा, तो इसके कारण विभव यहाँ निकाल लेंगे, इसके कारण विभव निकाल लेंगे। दोनों वैल्यू बराबर परंतु माइनस के साथ एक और एक प्लस के साथ आएगी। तो V1 V2 आपस में बराबर है परंतु चिन्ह विपरीत है। परिणामी निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं तो एक प्लस में एक माइनस में होगा, तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो याद रखना निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है बच्चा, 0 होता है। आगे झट से बढ़ जाएं तो अब बात आती है विभव प्रवणता की। तो बड़ा अच्छे से याद रखना कि दूरी परिवर्तन के साथ, जब दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में भी परिवर्तन हो तो उसका रेशियो जो होता है, उसका अनुपात जो होता है, उसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और वीमा mL/T/-2 A/-1 होता है। अगला, सम विभव पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है भाई, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पॉइंट जहां पे वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जो वैद्युत क्षेत्र में रखा है और जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ की खास बात यही है कि इसके हर एक पॉइंट पर, चाहे ए, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, चाहे ई, चाहे एफ, हर एक पॉइंट पर विभव का मान सेम होगा। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, जैसे मान लो ए और बी के बीच में विभवांतर अगर पूछूं तो दोनों के बीच विभव सेम है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो अंतर कितना हो जाएगा, 0। तो समविभव पृष्ठ पर विभवांतर 0 होता है और विभवांतर 0 से किया गया कार्य भी 0 होगा, क्योंकि कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश होता है ना। और समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, इस बात को भी याद रख लेना भाई। अब आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मान लो हमारे पास 2 आवेशों का निकाय है Q1 और Q2, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पे A और B पॉइंट पर इन दोनों आवेशों को लाने में किया गया कार्य ही इन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है।
तो पहले इस वाले आवेश को पॉइंट ए तक लाएंगे तो उसके लिए किया गया कार्य इतना होगा ये रहा, क्योंकि आप खुद देखो ना, अनंत से जब Q1 आवेश को पॉइंट ए तक लाओगे तो किया गया कार्य कितना होगा, तो कार्य बराबर होता है वोल्टेज गुणे आवेश। Q1 का मान लाओगे, पहले तो इस पॉइंट पर कोई वोल्टेज ही नहीं है भाई, तो वोल्टेज ही नहीं है तो जिसके कारण W1 शून्य हो गया। अब इस Q2 को यहां तक लाओगे तो Q1 के कारण ये आवेश यहां तक आ गया ना, अब जब आवेश आ गया तो आवेश से कुछ दूरी पर विभव तो होगा, तो Q2 लाने पर जो है वो वोल्टेज आपका हो जाएगा VB और इंटू Q2। VB का मान आप रख दोगे आराम से, बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर विभव कितना होता है KQ/R, तो KQ1/R हो जाएगा और इंटू Q2, तो ये हो जाएगा किया गया कार्य W बराबर कुल किया गया कार्य निकालेंगे तो W1 प्लस W2 हो जाएगा। W1 0 है, W2 का मान KQ1 Q2/R है, दोनों की वैल्यू रखेंगे, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। सो U बराबर W, तो यानी कि जो W की वैल्यू आई है वही U की वैल्यू आई है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको याद रखनी है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो भैया देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव को अगर समांतर से थीटा कोण घुमाएंगे तो किया गया कार्य PE1 माइनस कॉस थीटा, अगर θ1 से θ2 घुमाएंगे तो PE1 W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2 हो जाएगा। और मैक्सिमम कार्य पूछता है कि कब होगा, या समांतर से 90 डिग्री घुमाने पे क्या होगा, तो मान लो वैद्युत द्विध्रुव ऐसे समांतर है और घूम के जो है वो ऐसे एकदम लंबवत हो जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा, तो पहली स्थिति में θ1 बराबर 0 डिग्री और θ2 बराबर 90 डिग्री, तो जैसे ही 0 यहाँ पे रखोगे तो cos 0 का मान 1 और cos 90 का मान 0, तो PE हो जाएगा, PE हो गया। मैक्सिमम अगर चाहिए तो समांतर से प्रति समांतर घुमा दो, समांतर से प्रति समांतर 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री घुमा दो, तो समांतर से प्रति समांतर के कंडीशन में θ1 बराबर 0 डिग्री और θ2 बराबर आपका 180 डिग्री। जैसे ही दोनों वैल्यू पुट करेंगे W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2 में, तो cos 0 का मान 1, cos 180 का मान -1, माइनस माइनस प्लस, तो 2PE हो जाएगा। ये आपके स्क्रीन पे दिया गया है। अब दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं। दूसरा सेगमेंट है धारिता। धारिता क्या है? धारण करने की क्षमता, अपने अंदर धारण करने की क्षमता। तो आपको पता ही है चालक यानी कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स काफी होते हैं, है ना, वो आवेश को अपने अंदर धारण करते हैं। तो किसी भी चालक का आवेश को ग्रहण करने की क्षमता या ऊर्जा को अपने अंदर संचित करने की क्षमता ही संधारित्र की या चालक की धारिता कहलाती है। ऑब्जर्वेशन द्वारा यह देखा गया कि जैसे जैसे चालक के सिरों को आवेशित किया जाता है उनके सिरों पर वोल्टेज उसी अनुपात से बढ़ता है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हम कह सकते हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कह सकते हैं। अब जैसे ही प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे एक नियतांक लग जाएगा, तो Q बराबर CV हो गया, तो C बराबर Q बाई V हो गया। अब इस फॉर्मूले से अगर हम परिभाषित करना चाहें तो किसी भी चालक की धारिता उस चालक के आवेश के बराबर होगा यदि उस चालक के सिरों पर वोल्टेज 1 वोल्ट हो। ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्या धारिता का मान किन किन चीजों पर डिपेंड करता है भाई? क्या आवेश और वोल्टेज पर डिपेंड करता है? जनरली ये नहीं करता, बट कुछ कंडीशन में करता है। जब आवेश का मान कांस्टेंट हो यानी कि एकदम नियत हो, चालक के सिरों पर आवेश नियत हो, तब ऐसी कंडीशन में चालक की धारिता वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर आवेश का मान कांस्टेंट हो तो चालक के सिरों पर अगर वोल्टेज कम करोगे तो धारिता बढ़ जाएगी, वोल्टेज अधिक करोगे तो धारिता कम हो जाएगी। और अगर वोल्टेज कांस्टेंट है चालक के सिरों पर, तब चालक को दिया गया आवेश डायरेक्टली उसके धारिता को बढ़ाएगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। धारिता का मात्रक जो होता है वो फैराड होता है, ठीक है, या कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है। इस वाले फॉर्मूले से, कूलाम प्रति वोल्ट के फॉर्मूले से आप वीमा भी निकाल सकते हो। आगे चलते हैं भाई, विलगित गोलीय चालक की धारिता। अगर मान लो एक ऐसा हम सिस्टम लेते हैं, एक ऐसा गोला लेते हैं जो पूरी तरीके से आइसोलेटेड है यानी विलगित है, यानी बाहरी बलों का कोई प्रभाव उस पर नहीं है, तो इसकी धारिता का सूत्र कैसे निगमन करेंगे भैया? तो आपको पता है कि किसी भी चालक की धारिता C बराबर Q बाई V से निकाली जाती है। अब इस चालक गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, तो यहाँ पे अगर इस चालक गोले को आवेशित करेंगे तो ये आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो अब इस Q आवेश से कुछ दूरी पर यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर विभव कितना होगा? तो 1/4 Q बाई R, ठीक है, वोल्टेज का मान निकल गया। अब समीकरण नंबर 1 में इस वाले में वोल्टेज का मनवा रख दोगे जैसे ही,
तो ये Q से Q कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 चूंकि 1/1 में है तो ये पूरा ऊपर आ जाएगा, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R हो गया। ठीक है, एक चीज और याद रखना, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कांस्टेंट है, नियत है, किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगा। तो ऐसी कंडीशन में R C के व्युत्क्रम समानुपाती है, यानी कि चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के समानुपाती है। यानी कि आप देखोगे तो भैया अगर बड़ा गोला लेंगे तो उसकी धारिता ज्यादा होगी, ये तो यही कह रहा है ना, त्रिज्या बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ेगी, छोटा गोला लेंगे तो धारिता छोटी होगी। इस पूरे के पूरे फॉर्मूला से आपको ये समझ आया। इनके बीच ग्राफ खींचोगे भाई, एकदम स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ाओगे वैसे वैसे धारिता बढ़ती जाएगी। अब आते हैं अगले पॉइंट, संधारित्र के ऊपर। भैया संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसके भीतर आवेश या ऊर्जा के पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। छोटे से छोटे संधारित्र में भी बहुत ज्यादा आवेश या ऊर्जा की मात्रा को संचित किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। और संधारित्र में जो है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमन करने के लिए काफी ज्यादा पूछता है। तो भैया देख ले आप पहले तो समांतर प्लेट संधारित्र को परिभाषित कीजिए, ये कह देगा तो जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेशित प्लेट एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, जिसकी धारिता C बराबर K एप्सिलॉन 0 A बाई D होता है, जहाँ K उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है, D प्लेटों के बीच की दूरी है, A प्लेटों का क्षेत्रफल है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन करने के लिए दो समांतर प्लेट बनाएंगे, उसको हम संयोजित करेंगे और प्लेटों के बीच की दूरी D रखेंगे, इसको बैटरी से आवेशित करेंगे। पहला स्टेप हम ये करेंगे कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कल ही बताया था, सिग्मा बटा सिर्फ एप्सिलॉन 0 होगा। चूंकि प्लेट है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा बराबर Q बाई A हो जाएगा। तो जैसे ही सिग्मा का मान रखेंगे Q बटा A एप्सिलॉन 0। अब इस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण वोल्टेज भी होगा, तो प्लेटों के बीच वोल्टेज V बराबर E इंटू डी हो जाएगा। अब E का मनवा उठा के यहाँ पे रख दो, Q बटा A एप्सिलॉन 0 इंटू डी हो गया। अब इसी वोल्टेज का मान आप धारिता के सूत्र C बराबर Q बाई V में रख दो। जैसे ही रखोगे आवेश से आवेश कट गया, एप्सिलॉन 0 A ऊपर चला जाएगा और D नीचे है, तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A बाई D हो गया, है ना। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है भैया? वायु के लिए है, क्योंकि वायु के लिए K का मान 1 होता है, परावैद्युतांक K का मान 1 होता है। अगर मान लो इन संधारित्रों के बीच, प्लेटों के बीच वायु ना भर के कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, तब क्या होगा? तब यहाँ पे हो जाएगा K एप्सिलॉन 0 A बाई D, यहाँ देख रखा है भाई, ठीक है। और नोट पॉइंट क्या है कि संधारित्र की धारिता जो होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती और प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। प्लेटों के बीच की दूरी कम रहेगी तो ऐसी कंडीशन में संधारित्र में ज्यादा जो है वो संधारित्र की धारिता ज्यादा होगी, और प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता कम हो जाएगी। वैसे ही क्षेत्रफल का उल्टा है, ठीक है। और दूसरा आपका एक डेरिवेशन होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करिए जिसमें T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0 A बटे में D माइनस T प्लस T बटा के। प्रोसेस सेम ही है, पहले आप प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र निकालोगे और प्लेटों के बीच परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र निकालोगे और दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल आ जाएगा। उसके बाद वोल्टेज निकालोगे V बराबर E इंटू डी से, E1 E2 का मान अलग अलग रख के जोड़ दोगे, उसी वोल्टेज का मनवा उठा के धारिता C बराबर Q बाई V वाला फॉर्मूले में रख दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। इसमें भी मेन फॉर्मूला ये है, इससे 3 केसेस बनते हैं। पहला केस, यदि प्लेटों के बीच पूरे भाग में केवल और केवल परावैद्युत पदार्थ हो तो K एप्सिलॉन 0 A बाई D हो जाएगा। पूरे भाग में वायु हो तो एप्सिलॉन 0 A बाई D हो जाएगा, और पूरे भाग में T मोटाई का कोई धातु की प्लेट हो तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे में D माइनस T हो जाएगा। यह है आपका पूरा डेरिवेशन।
अब संधारित्रों का संयोजन, जब संधारित्र आपने जान लिया तो संधारित्र को भैया ऐसे दो समांतर प्लेटों से दर्शाया जाता है किसी भी विद्युत परिपथ पे। एक छोटा और एक बड़ा प्लेट होगा तो वो सेल है, पर दोनों प्लेटें अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो वो कैपेसिटर यानी कि संधारित्र है। ठीक है भाई। अब संधारित्रों को दो तीन तरीके से संयोजित या व्यवस्थित किया जाता है किसी विद्युत परिपथ में। समायोजन क्या होता है कि मान लो आपके पास 2-2 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र है और आपको 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र की जरूरत है और मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा है और आपको उन्हीं 2-2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र से उसको 4 माइक्रोफैरेड में बदलना है। तो जब 2-2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दोगे तो 4 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। तो ये व्यवस्था जो आपका उपलब्ध संधारित्र से इच्छित संधारित्र की पूर्ति करा रही है, ये पूरी व्यवस्था आपकी संधारित्रों का समायोजन कहलाती है या संयोजन कहलाती है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। दिलचस्प बात बस यही है कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान सेम होता है और प्रत्येक संधारित्र पर वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। वोल्टेज का मान अलग अलग होने से ही जब इसका डेरिवेशन करते हैं तो V1 बराबर Q बटा C1, V2 बराबर Q बटा C2 और V3 बराबर Q बटा C3 कर देते हैं। इन तीनों संधारित्रों की जगह पे एक ऐसा संधारित्र हम यूज करते हैं जो इन तीनों के आवश्यकता की पूर्ति करे, वो V इक्विवेलेंट हो जाएगा जिसका मान आपका होता है Q बटा C इक्विवेलेंट। 4 हमने यहाँ पे कर दिया। अब चित्र से आप देख सकते हो कि ये वाला वोल्टेज ही 3 भाग में बटा है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 कर सकते हैं। सारी समीकरण की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दोगे, आवेश को यहाँ से कॉमन ले लोगे, काट दोगे तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब भी संधारित्र होंगे तो 1 करके आप जोड़ेंगे धारिताओं को, तब आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्राप्त होगा। उसके बाद समांतर क्रम संयोजन की अगर हम बात करें बच्चों, तो यदि संधारित्रों को इस प्रकार हम जोड़ें कि प्रत्येक संधारित्र का एक प्लेट एक साथ किसी एक पॉइंट से जुड़े और दूसरी प्लेट एक साथ किसी दूसरे पॉइंट से जुड़े, तो इस तरीके का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन में दिलचस्प बात यह है कि आवेश अलग अलग होते हैं और वोल्टेज का मान सेम होता है। तो जब आवेश अलग अलग होते हैं तो आवेश के पद में निकालो Q1 बराबर C1 इंटू वी, Q2 बराबर C2 इंटू वी, Q3 बराबर C3 इंटू वी। इन तीनों की जगह पे एक ऐसा संधारित्र हमने यूज किया है जिसकी धारिता इन तीनों के धारिता के बराबर है, तो Q बराबर हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसी बैटरी का आवेश इन तीनों पर अलग अलग बटा है, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कर देंगे। इन समीकरणों से वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे। जैसे ही वोल्टेज से वोल्टेज काटेंगे कॉमन लेके V सेम है ना, तो जैसे निकाल के काटेंगे C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आपको अधिकतम धारिता प्राप्त करनी है तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दो, और अगर आपको न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी है तो आप संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो 1 नंबर में आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस बनाते हैं। अब आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ये क्या है? मान लो एक आपके पास आवेशित संधारित्र है, कुछ इस तरीके से संधारित्र है, इनको बैटरी से संयोजित किया गया है। यहाँ पे प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश है ना। इस प्लेटों पर जब हम बैटरी को आवेशित कराएंगे तो इस प्लेट के कारण प्लस Q और इसके कारण माइनस Q उत्पन्न हो जाएगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि छोटे से आवेश को हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, तभी जो है वो आवेशों के स्थानांतरण से यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस उत्पन्न हो जा रहा है। तो प्लेटों के बीच वोल्टेज कितना हो जाएगा? तो V डैश बराबर Q1 बटा C। अब dq आवेश को प्लेट 1 से प्लेट 2 तक ले जाने में कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। जब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप खिसकाते हैं तो कुछ काम करना पड़ता है, तो वही काम हम निकालेंगे यहाँ से। कैसे निकालेंगे भैया? dw बराबर V डैश इंटू Q, V डैश का मनवा Q डैश बटा C को यहाँ पर पुट करेंगे इंटू dq। जब किसी संधारित्र को आवेशित करेंगे तो आवेश देने में कुछ काम करना पड़ेगा, जो कि संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। वही किया गया कार्य। तो अब इसी छोटे से कार्य को आप क्या करिए? समाकलित कर दीजिए। कहां तक? तो 0 से लेके Q तक। भाई छोटे से आवेश को हमने विस्थापित किया है, तो मान लो स्टार्टिंग कंडीशन में यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं था, यहाँ पे अब 0 था पहले,
उसके बाद हमने इतना आवेश को ट्रांसफर कर दिया कि यहाँ पे आवेश Q हो गया। तो 0 से Q तक dW को अगर आप समाकलित करेंगे तो पूरा कार्य आ जाएगा। तो भैया 0 फ्रॉम Q, Q1 बाई C इंटू dQ, आप 1/c को बाहर निकाल लीजिए, अचर है तो, और Q डैश का अगर आप समाकलन करेंगे तो Q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 0 फ्रॉम Q अपर लोअर लिमिट पुट करिए तो Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0, तो Q स्क्वायर बाई 2C, W बराबर Q स्क्वायर बाई 2C। अब यही किया गया कार्य प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो U बराबर W बराबर Q बटा Q स्क्वायर बाई 2C। आप फॉर्मूला जानते हैं स्टार्टिंग से, Q बराबर CV होता है, जैसे ही पुट करोगे C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C, C से C कट गया तो 1/2 CV स्क्वायर, और C बराबर भैया Q बटा C होता है। जैसे ही C बराबर Q बाई V रखोगे तो Q और बटे में V रखोगे तो V से V कट जाएगा भैया, तो U बराबर QV बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका झटपट हमने पूरी चीज करा दी। लास्ट ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व भैया क्या है, संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर हम एकांक आयतन में, एक छोटे से आयतन में जो ऊर्जा संचित करते हैं उसी को हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व। ठीक है, ऊर्जा घनत्व के लिए बड़ा ही एक आसान फॉर्मूला है कि जो संचित ऊर्जा है ना उसको आयतन से डिवाइड कर दो। तो अगर मान लो संधारित्र की धारिता C है, अप्लाइंग वोल्टेज V है, तो ऊर्जा घनत्व बराबर संचित ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर और आयतन क्षेत्रफल गुणे दूरी होता है। जैसे ही आप ये करोगे, आपके सामने एक चीज और आप जानते हो कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता K एप्सिलॉन 0 A बाई D होता है। उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, जैसे ही वैल्यू पुट कर दोगे स्मॉल d के मान के रूप में आ जाएगा और क्षेत्रफल के मान में आ जाएगा। तो जैसे ही इसको रखोगे तो भैया ये d नीचे आके d स्क्वायर बना देगा, a से a कट जाएगा तो 1/2 K एप्सिलॉन 0 और V स्क्वायर बटा D स्क्वायर। आपको पता है एक बात बच्चों, V बटा D क्या होता है, V बटा D वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। तो V स्क्वायर बटा D स्क्वायर क्या हो जाएगा, E स्क्वायर। तो भैया क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 K एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लो कि प्लेटों के बीच में कोई ऐसा माध्यम हो जैसे वायु हो जिसका परावैद्युतांक 1 है, तो जैसे ही वो रखोगे तो ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से ये बड़ा चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर को हमने लगभग 30 मिनट में लपेट लिया। ये गन शॉट का यही मकसद है, समझ रहे हो बात। डिटेल अगर तुमको पढ़ना है तो तुम विजेता में आओ ना भाई, हमारी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उसमें आओ, डिटेल पढ़ाएंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, लेकिन अगर तुमको रिवीजन के पर्पज से देखना है तो ये रिकॉर्डिंग वीडियो अपने पास सेव रख लो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, और दनादन गन शॉट के माध्यम से ऐसा रिवीजन करो कि फिर जो है वो भौकाल बन जाए। चलो, और भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार। खांसी हो चुकी है, मौसम परिवर्तित हो रहा है तो माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, बट खांसी से इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने जो चीज़ें इतनी जल्दी डिलीवर करी उनको तुम अच्छे से क्विक रिवाइज कर लो, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा होता है जो तबीयत ख़राब में भी आपको पढ़ा के और आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाने में स्ट्रॉन्गर फील करता है। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखो यार, जय हिंद।